बहू की बुराई अब कभी नहीं करूँगी। सुरमैया अपने ताऊजी के घर उनके पोते के अन्नप्राशन संस्कार में आई हुई थी। सभी लोग एक कमरे में बैठे बातों में मशगूल थे। सुरमैया भी चाय नाश्ता करके उसी कमरे में पहुंच गई। अभी उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा था कि उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाज़ टकराई। उसने सुना कि उसकी माँ कांति अपनी जेठानी, देवरानी और नंदों के साथ बातों में पूरी तरह से मशगूल थी। और बातों का मुख्य मुद्दा क्या था? अभी कुछ ही दिनों पहले ब्याह कर आई सुरमैया की भाभी नूतन और उसकी ढेर सारी बुराइयां। कांति बड़े रोष पूर्वक अपनी बहू की बुराइयों में मस्त थी और साथ बैठी ताई जी, बुआ और चाची जी आग में घी डालने जैसा काम करके खूब मज़े लेकर उस बुराई को सुन रही थी। कानों में कांति के शब्द तो सुरमैया के पड़ ही गए। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को? नूतन का तो मुझको कुछ समझ में ही नहीं आता है। हर काम अपनी मर्जी से करती रहती है। कुछ टोको तो उसको तब भी नहीं मानती। मेरे तो सचमुच ही भाग्य फूट गए ऐसी निकम्मी बहू पाकर। और तो और मेरे बेटे पर पता नहीं कौन से जादू डालकर उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। हमेशा मेरी आज्ञा में रहने वाला बेटा मेरी हर बात को सिर से काट देता है। आप लोगों तो सचमुच भाग्यशाली हो जो बिना चू चापड़ वाली बहुएं मिली हैं। और लड़के भी कैसे बिल्कुल शरण कुमार हैं। और भी जाने क्या क्या कहना चाह रही होंगी। सुरमैया को सचमुच उस समय अपनी माँ के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। ये मम्मी भी ना बिल्कुल सुधरना नहीं चाहती। अभी तक मुझसे भाभी की बुराई करती रहती थी, अब चार जनों के बीच उनका मजाक बना रही हैं। लेकिन वो उल्टे पांव ही वापस कमरे के बाहर चली आई। सुरमैया के पापा, तीन भाई और दो बहनें थीं और उसके सबसे बड़े ताऊ के पोते का अन्नप्राशन संस्कार का उत्सव था और उसी में सभी पारिवारिक सदस्य वहां आए हुए थे। और उनकी भाभी नूतन की शादी के बाद सब लोग अब एक साथ इकट्ठे हुए थे। सुरमैया को भी ताऊ जी और ताई जी ने आग्रह पूर्वक बुलाया था, तो वो उनका आग्रह टाल न सकी। उसके मम्मी पापा भी आए थे और मम्मी ने ही बताया था कि उसके भैया रानू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो वो नूतन को साथ लेकर शाम को आएंगे, क्योंकि उसकी भाभी नूतन भी नौकरी करती थी और उसने भी शाम को रानू के साथ आने का ही निर्णय लिया। अभी कुछ ही महीने पहले उसके भैया रानू की शादी नूतन के साथ हुई थी। अब नूतन जबकि नौकरी करती थी तो वो कांति की हर बात को आंख मूंद कर नहीं माना करती थी, लेकिन फिर भी वो जो कार्य करती वो कांति की प्रार्थना पूर्वक ही कहती। लेकिन कांति ने सिर्फ उनकी बुराई देखने का ही ठेका ले रखा था। ना तो कांति को उसका पहनावा पसंद था, ना ही उसको नूतन के सबके साथ में बराबर से बैठना उठना, ना ही उसका सबके ही साथ बैठकर खाना पीना, ना ही उसका भैया के साथ अकेले बाहर घूमने फिरने जाना। यही सब सोचते सोचते सुरमैया अपनी मम्मी की बातों के बारे में सोचकर दुखी होने लगी। सुरमैया, तुम्हारी भाभी तो सचमुच किसी भी काम की ही नहीं है। जो भी उसको कहो उल्टा ही करती है। एक दिन कांति फोन पर सुरमैया से बोली, क्यों, ऐसा क्या हो गया मम्मी? भाभी तो सबको बहुत अच्छी लगती है। सुरमैया ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अच्छी वच्छी खाक है। मैंने ऑफिस में साड़ी पहनकर जाने के लिए कहा तो साफ मुकर गई कि मम्मी जी, भला साड़ी कौन पहनकर ऑफिस जाता है? और तो और तेरे भाई भी बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया है। अब तो कहने लगा, मम्मी आप भी बेकार की बातें करती हो। अगर नूतन साड़ी पहनकर ऑफिस जाएगी तो लोग बॉस उसका मजाक बनाएंगे। कांति ने मुंह बनाते हुए सुरमैया से कहा, तो मम्मी इसमें भाई और भाभी ने क्या गलत कहा? जहाँ सब लोग मॉडर्न ड्रेस में होंगे वहाँ भाभी को अजीब सा ही नहीं लगेगा? सुरमैया ने कांति को समझाने की कोशिश की। और उसका क्या, चाहे तेरे पापा बैठे हों चाहे हम बैठे हों, झट से पलंग और कुर्सी पर बिना बड़ों का लिहाज किए बगैर फटा से बराबर में महारानी की तरह विराजमान हो जाएगी। कोई छोटे बड़ों का लिहाज तो रहा ही नहीं गया। जैसे हमारे ज़माने में मजाल क्या जो बड़े लोगों के बराबर में बैठ जाओ,
टाट का बोरा लेकर जमीन पर बैठना पड़ता था। फिर भी सात चार बातें सुनाने से नहीं चूकती थी। कांति फिर से मुंह बिचकाते हुए बोली, मम्मी क्या हो गया आपको? आज जमाना बदल चुका है, जमाने के साथ चलना सीखिए। हमारी आप अप टू डेट भाभी टाट का बोरा लेकर जमीन पर बैठेगी? आपको तो सचमुच दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि आप जानबूझकर भाभी को बुरा बनाने की कोशिश कर रही हो। सुरमैया थोड़ा सा गुस्सा कर बोली, अरे मैं कब कह रही हूँ कि वो टाट का बोरे पर बैठे? दरी ले ले, चादर ले ले, क्या ज़रूरी है कि बड़ों के साथ बराबर में बैठा जाए? और फिर दूसरी बात, मैंने उससे कहा कि रात के खाने में सबको गर्मा गर्म रोटियां परोसा करो, तो जानती हो उसने क्या किया कि खाना बनाने वाली ही रख ली और बोली, मम्मी जी मैं ऑफिस से आते आते बहुत थक जाती हूँ। महारानी खाना बनाने वाली की वजह से मुझको गरम रोटियां खाने को मिल जाएगी। मुझको भी गरम रोटियां खाने का शौक है। सच बताऊं सुरमैया बेटा, तुम अपनी भाभी को बहुत अच्छा कह रही हो ना, लेकिन एक नंबर की काहिल है वो महारानी की। बैठना चाहती है दिन भर ऑफिस में आराम, और फिर घर में आकर थके होने का बहाना। इतनी बहानेबाजी तो कोई उससे सीखे। कांति को तो नूतन में बुराई ही बुराई नजर आ रही थी। मम्मी ये तो और अच्छी बात है कि आपको दोपहर के खाने में भी आराम हो जाएगी। ठाठ से बैठकर आप भी गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिए। और रही बात थके होने की, तो आजकल प्राइवेट कंपनियां वाले अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से थका देते हैं। आप क्या समझते हो कि वो काहली करती है या सचमुच परेशान हो जाती है? आपको अपने बेटे की थकावट तो बहुत दिखाई पड़ती थी, लेकिन बहू की थकावट काहिली नजर आ रही है। सुरमैया ने हंसकर कहा, तुमको तो अपनी भाभी में कोई बुराई नजर ही नहीं आ रही। अच्छा और भी सुनो, अभी परसों की बात है, शाम को ऑफिस में से दोनों मियाँ बीवी आए और पिक्चर देखने के लिए चले गए। मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसी बहू भगवान ने हमको दी है। दुनिया भर की बहुएं देखो कैसे दब चल कर रहती है, देखने में लगता है कि वो बहुएं हैं, लेकिन हमारे तो नसीब ही खोटा था। और तो और मेरा बेटा भी अपने वश में कर लिया। कांति ने जीभ को तालू में लगाकर ची ची के आवाज निकालकर खिसियाते हुए कहा, मम्मी सचमुच आपने हद कर दी। अब तो भाभी भैया के साथ घूमने नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? मतलब आपने उनमें सिर्फ बुराइयां ही देखना चाहा। जरा अच्छी निगाह से भी तो उनको देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मुझसे तो भाभी की बुराई की आपने, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना की और किसी से भी भाभी की बुराई मत कीजिएगा, और आज के बाद मुझसे भी मत कीजिएगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझको ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भाभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हैं, सबके साथ अच्छी तरह से व्यवहार करना जानती है, सबका यथा योग्य सम्मान भी करती है। सुरमैया ने फोन पर ही हाथ जोड़कर कहा, कांति से कहा, लेकिन कांति अपनी इस आदत के बाज ही नहीं आती और गाहे बगाहे सुरमैया से नूतन की बुराई करने ही लगती। लेकिन आज तो हद ही कर दी। सब परिवार वालों के बीच सरेआम भाभी को बदनाम कर रही थी। अरे सुरमैया, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? सब लोग वहाँ कमरे में एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। अचानक सुरमैया को एक झटका लगा और वो अतीत से बाहर आ गई। छोटी बुआ सबके पास आकर बोली, हाँ बुआ जी, चल रही हूँ। अब उनसे कैसे बताती कि मम्मी की बातों से चिढ़कर वो यहाँ आई थी। थोड़ी देर बाद जब सुरमैया कांति के पास अकेली थी तो उसने बोली, मम्मी मैंने आपसे कहा था कि भाभी की बुराई सबके सामने मत करिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सब लोग कितना मज़ा लेकर आपकी बातों को सुन रहे थे। भला अच्छा लगता है कि घर की बहू की आप इस तरह से बदनामी करें? आप तो उनको बेटी कहती हैं, लेकिन कोई बेटी की सरेआम बुराई करता है? सभी ताई चाची और बुआ जी के लोगों की बहुएं हैं, उनकी अपनी बहू की बुराई करते नहीं सुना पड़ा। सबकी बहुएं दूध की धुली नहीं होंगी, लेकिन किसी ने अपनी बहुओं के बारे में आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, ना बल्कि आपने अपनी खुद की खिल्ली उड़वा ली कि आपकी
आपकी बहू सचमुच बहुत खराब है। सुरमैया ने कांति का चेहरा घूरते हुए कहा। हाँ, ये तो तू सही कह रही है। कांति की आंखें सोचने के अंदाज से सिकुड़ गईं। आज आपने भाभी की इस तरह बुराई करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शाम को जब भैया भाभी के साथ आएंगी तो सब लोग उनको कैसी निगाहों से देखेंगे, जबकि वो सबसे शादी के बाद पहली बार मिलेंगी। इस बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं सोचा। सुरमैया की तो आंखें दुख के मारे झिलमिला उठी। अब तो सुरमैया की बात सुनकर कांति को सचमुच महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि अब तो नूतन उसके परिवार की इज्जत है। अब तो कांति पछताने लगी, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। खैर, नूतन रानू के साथ शाम को आई। बहुत शालीनता के साथ साड़ी पहनने और सभी के बहुत कायदे से झुक झुक कर पैर छुए, सबसे बड़े सम्मान के साथ बातचीत की। अब तो सब लोग नूतन से मिलकर बहुत ज़्यादा ही खुश हुए। भाई, नूतन से मिलकर तो हम लोग बहुत अच्छा लगा। तुम तो बेकार में उसकी बुराई कर रही थी। सभी के जुबान पर बस यही बात थी। हाँ, सही बात है। नूतन तो हमारी सचमुच लाखों में एक है। पता नहीं क्यों मैं उसकी कमियां देखने लगती हूँ। आखिरकार कांति की जुबान से निकल ही गया। सुरमैया को अपनी मम्मी के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद तो उसने कान पकड़कर कसम खाई कि वो अब कभी भी बहू की बुराई किसी के सामने नहीं करेगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।